बच्चों, आज हम कृतिका के पाठ 1 मेरे संग की औरतों का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ की लेखिका मृदुला गर्ग हिंदी का जाना पहचाना नाम है। वे समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। इनका जन्म कलकत्ता में 1938 में हुआ। इन्होंने दिल्ली में एमए अर्थशास्त्र में किया। इन्होंने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे। वे आज भी हिंदी साहित्य सम्मेलनों में और फेसबुक में सक्रिय हैं। मेरे संग की औरतें एक आत्मकथात्मक कहानी है। जिस आत्मकथात्मक अर्थात अपनी कहानी बताने वाला निबंध, जिसमें उन्होंने अपने परिवार की महिलाओं के प्रेरक प्रसंग का वर्णन किया है। लेखिका अपनी नानी के बारे में बताते हुए कहती है कि मेरी नानी को मैंने नहीं देखा था, क्योंकि मेरी नानी की मृत्यु मेरी माँ के विवाह के पहले ही हो चुकी थी। मेरी नानी परंपरावादी, अनपढ़ और पर्दानशीन तो थी ही, और चुपचाप घर के कामों में लगी रहती थी। उन्होंने कभी भी अपने बैरिस्टर पति, जो कि अंग्रेजी सामंत के फरमानदार अर्थात आज्ञाकारी थे, उनका उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, और वे हमेशा घर के कामों में लगी रहती और सब अपनी इच्छाओं के अनुसार अपना कार्य करती। जब उन्हें लगा, अर्थात नानी को लगा कि मेरी अंतिम अवस्था आ गई है और अब मुझे अपने कार्य को करना चाहिए, तो अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा को उन्होंने बुलाया और कहा कि मेरी पुत्री का विवाह आप अपने जैसे देशभक्त लड़के से करना, क्योंकि मेरे पति तो अंग्रेजों के फरमानदार अर्थात आज्ञाकारी हैं। और इस तरह उन्होंने अंतिम समय में अपनी इच्छाओं को मूर्त रूप दिया। उन्होंने जीवन भर क्रांतिकारी का रूप नहीं लिया, लेकिन देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। नानी की इच्छा अनुसार मेरी माँ की 15 वर्ष की अवस्था में विवाह एक देशभक्त परिवार से हुआ। चूंकि माँ एक साहब परिवार से थी, जिसका रौब उस समय समाज में काफी था, और जो माँ का ससुराल था वह मध्यम आर्थिक स्थिति वाला था, इसलिए माँ को वहाँ काफी सम्मान मिलता था। लेखिका कहती है कि मेरी माँ कभी भी एक सामान्य गृहिणी की तरह सामान्य कामकाज और बच्चों की देखभाल नहीं की। घर का सारा काम सास, जिठानियाँ और पापा संभाल लेते थे। इसका मुख्य कारण था कि माँ को इन सब कामों में अरुचि थी। वे बहुत सुंदर थी, नाजुक थी, और हमेशा उनकी तबीयत खराब रहती थी, इसलिए घर के लोग उन्हें ज़्यादा काम नहीं करवाते थे। उनकी सास कहती थी कि मेरी बहू तो धो पोछो और टांग दो, और मेरे घर में ऐसा रिवाज भी नहीं है कि हाथियों से बैल का काम करवाया जाए। अर्थात मेरी बहू बहुत नाजुक और सुंदर है, और मेरे घर में नौकरों की कमी ही नहीं है कि मैं जो योग्य नहीं है उससे उसके विपरीत काम कराऊं, अर्थात बड़ों से छोटा काम कराऊं। दूसरी बात यह है कि लेखिका को देशभक्ति और राजनीति में बहुत ज्यादा रुचि थी। लेखिका की माँ लेखन में बहुत ज्यादा रुचि रखती थी, और वे निष्पक्ष थी, ईमानदार थी, और सबकी बातों को बड़ी ध्यान से सुनती थी, और किसी की भी बातों को इधर से उधर नहीं करती थी, जिससे कि उन्हें घर में बहुत ही इज्जत मिलता था। घर के सभी लोग उन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे, और घर के किसी भी तरह की परेशानी होने पर उनका विचार जरूर लिया जाता, और वह जो निर्णय देती उनका पूर्णतः पालन भी किया जाता था। इस तरह माँ जो है एक परंपरावादी गृहस्थीन से अलग हटकर अपना व्यक्तित्व बनाई और अपनी जिंदगी जी। इसके आगे लेखिका बताती है कि मेरी
एक परदादी भी थी जिससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरी परदादी बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की थी और सादगी पसंद थी, लेकिन उन्हें भी आदत थी लिक से हटकर चलने की, और उन्होंने उस समय समाज के विरुद्ध अपनी पतोहू के लिए पहली कन्या का वर मांगा और जाकर पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया कि मैंने अपनी पतोहू की पहली संतान कन्या ही मांगी है। गांव वाले यह सुनकर आश्चर्य करते हैं, लेकिन दादी जो है बार बार मंदिर जाकर उस मन्नतों को दोहराती है, और इसका परिणाम यह होता है कि हमारे घर में 5 कन्याएं पैदा होती हैं। पर दादी का एक किस्सा बताते हुए कहती हैं कि एक बार नकुड़ के महल के सभी लोग बारात में चले गए थे और महिलाएं रत जगा कर रही थीं और नाच गाने में व्यस्त थी। दादी जो है भीड़ भाड़ से बचते हुए अपने कमरे में सोई हुई थी। तभी एक चोर आता है और चोर की आहट से दादी की आवाज से दादी जाग जाती है और कहती है कि बेटा पानी पिला और देख अच्छे से पिलाना। चोर बोलता है कि नहीं मैं चोर हूँ, पर दादी के स्वभाव के सामने और उसकी जिद के आगे जब दादी बोलती नहीं तुम मुझे पानी ला के दो और वह पानी लाकर देता है, तो दादी लोटे का आधा पानी स्वयं पीती है और आधे चोर को देती है कि बेटा तू ही और मैं और मेरा भगवान हम 3 ही हैं, अब चाहे तू इस पानी को पी या ना पी। चोर इतनी सरलता और अपनत्व देखकर पानी पी लेता है, और चूंकि दादी ने उसे बेटा कहा था तो वह चोरी करना छोड़ देता है और खेती के कामों में लग जाता है। अर्थात दादी का व्यक्तित्व इतना अच्छा, सरल, स्पष्ट, धार्मिक था कि वह चोर का हृदय परिवर्तन करने में भी सफल रहा। लेखिका कहती है कि मेरे जीवन में दादी और नानी के व्यक्तित्व का बहुत बड़ा प्रभाव रहा, और मुझे बचपन में जो ब्रदर्स काराजाम्पो जिसमें बच्चों के अनाचार और अत्याचार की कहानी दी गई थी उसको मैंने कई बार पढ़ा, और इतनी बार पढ़ा कि वो मुझे कंठस्थ हो गया था, अर्थात याद हो गया था, और उसका प्रभाव मेरी आगे की सभी रचनाओं में देखने को मिलता है। लेखिका कहती है कि दादी और माँ जी के प्रभाव के कारण हमारे घर में 5 लड़कियां हुई और एक भाई राजी हुआ। राजी जो है वो हिंदी में लिखने लगा और अपने कार्य करता। बड़ी बहन मंजुला थी जिनका कि घर का नाम रानी था, और दूसरे नंबर की मैं थी जिसे कि घर में उमा कहते थे, और तीसरे नंबर की चित्रा थी। चित्रा जो है उसे पढ़ने में अरुचि थी और वह हमेशा बीए भी पास नहीं करना चाहती थी, और उसने इतनी जिद्दी थी कि शादी के पहली ही नज़र में एक लड़के को पसंद कर लिया और कहा कि अगर मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, और उसकी शादी उसी से ही हुई। वह अपने चौथे नंबर की बहन रेणु के बारे में कहती है कि रेणु तो अव्वल दर्जे की जिद्दी थी। वह कोई भी काम जो सामंतवादी हो, जिसमें विलासिता या ऐश्वर्य झलकता हो, इसके विरुद्ध थी। जब पिताजी हमें स्कूल से घर वापसी के लिए गाड़ी भेजते तो वह उस गाड़ी में ना बैठकर पैदल पैदल पसीने से तरबतर होकर घर लौटती। और इसी तरह उसने एक बार उसने कि एक बार उसे किसी ने इत्र दिया तो बोलती है कि इत्र तो लेकर मैं क्या करूंगी, मैं तो रोज नहाती हूँ। अर्थात वह व्यंग करती है कि मुझे इत्र की आवश्यकता नहीं है। इस तरह उसका व्यवहार बहुत ही स्पष्टवादी और जिद्दी किस्म का था। अपनी तीसरी बहन चित्रा के बारे में कहती है कि चित्रा जो है वो बहुत ही ज़्यादा
उसे पढ़ने का शौक नहीं था। पढ़ने की बजाय उसे पढ़ाने का शौक था और उसने भी बीए किया। लेखिका कहती है कि शादी के बाद मुझे बिहार जाकर रहना पड़ा और मैं एक बिहार के एक अशिक्षित गांव में डालमिया शहर में गई, जहां की पति पत्नी भी एक साथ बैठकर पिक्चर नहीं देखते थे। वहां लिंग भेद और वर्ग भेद बहुत था। मैंने सोचा कि यहाँ मुझे इसका विरोध करना है और काफ़ी प्रयास करके एक ऐसी स्थिति मैंने लाया कि वहाँ पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि दूसरे के पति और पत्नियों के साथ मिलकर नाटक किए और हम लोगों ने वहाँ नाटक मंचन करके अकाल राहत कोष में धन दान भी किया। इसी तरह वह एक और किस्सा बताती है कि पादरी के विरोध करने के बाद उनके मन में आया कि मैं तो अब प्राथमिक और मिडिल स्कूल 3 भाषाओं की खोलूंगी ही, और उन्होंने उसे खोला और अपने बच्चों को और आसपास के कॉलोनियों वासियों को पढ़ाया। इस तरह वे अपने उद्देश्य में जो जिद करती हैं उसे पूरा करके ही रहती हैं। लेकिन लेखिका अंत में कहती है कि मैं अपनी बहन रेणु से कुछ कम ही हूँ। वह एक वाकया याद करती है और कहती है कि सन 1950 की बात है, दिल्ली शहर में 9 इंच बारिश हुई। पूरा शहर पानी से लबालब भर गया था। ऐसे समय में सब बंद था, स्कूल भी बंद थी और स्कूल बस नहीं आया। सब कोई रेणु को बोलते हैं कि स्कूल बंद होगा, स्कूल मत जाओ। लेकिन रेणु छपर करते 2 मील दूर गई और स्कूल बंद देखकर फिर 2 मील वापस आई। और उसके आने पर हमने कहा कि हम तो पहले ही ऐसा कहा था, तो इसमें कहने वाली क्या बात है, स्कूल बंद था तो आ गई। इस तरह जब उस दिनों की बात को लेकर मैं सोचती हूँ कि वो कैसे इतने अकेले सुनसान रोड में छपर करते आई और गई, उसको कितनी परेशानियां होगी, उसके क्या क्या उसके साथ हुआ होगा। पर मैं सोचती हूँ कि अकेलेपन में चलने का मजा ही कुछ और है। अर्थात लेखिका यहाँ अपनी नानी, परदादी, माँ और अपनी 5 बहनों के द्वारा हमें ये कहना चाह रही है, प्रेरक शिक्षा दे रही है कि ऊंची भावना वाले, दृढ़ संकल्पी एवं गलत रूढ़ियों को तोड़ने की हिम्मत रखने वालों को समाज में खूब आदर और सम्मान प्राप्त होता है। इसके साथ ही यह आज का अध्याय हमारा समाप्त हुआ।